अगर किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से सबसे मुश्किल क्या लगता है, तो वो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन में भी वो इसलिए मुश्किल बोलते हैं क्योंकि उनको ये रेयर और डेंसर मीडियम का फंडा समझ ही नहीं आता कि कैसे रेयर से डेंसर जाता तो क्या हो जाता है। ये हमें तो सिर्फ रिया और दीपा समझ आते हैं, रेयर डेंसर नहीं समझ आता हमें कुछ भी। और ये रिफ्रैक्शन पता नहीं क्या ये नया फिनोमेना है। चलो रिफ्लेक्शन तो झेल लिया हमने, लेकिन रिफ्रैक्शन को कैसे झेले? तो भाई इसको झेलना नहीं है, इसको समझना है और ध्यान से सुनते जाना। बस सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना, आपको सारी चीजें एक एक करके समझ आ जाएगी। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखो, जब लाइट रेज जारी होती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, तो उसमें एक बेंडिंग हो जाती है। मतलब क्या बोला, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी हम, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझना ध्यान से। तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज की बेंडिंग व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी मैं क्या कह रहा हूं, देखो जैसे मान लो मेरे पास ना एक, मैंने ये लाइन खींची, ये लाइन किस चीज की है? ये लाइन वो है जिसको इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस समझते हो कि जहां से दो मीडियम सेपरेट हो जाता है। यानी आप मान लो कि ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है, ये वाटर है, वाटर, इसको मैं मीडियम नंबर 2 बोल देता हूं। और ये जो एयर है, इसको मैं मीडियम 1 बोल देता हूं। मतलब यहां पे दो मीडियम है ना, तो मीडियम नंबर 1 बोल देता हूं। तो यहाँ पे दो मीडियम है। अब देखो क्या होता है ना, अगर मैं इस मीडियम में से लाइट रेज को लेकर के आऊंगा इस तरह से, तो अगर लाइट रेज आएगी तो ये तो हमारा नॉर्मल है, ये तो हमें पहले से ही पता है। रिफ्लेक्शन करवाने वाले हो क्या? नहीं, ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम में उसी जिस एंगल से ये आया है, मतलब अगर ये आई एंगल है, उसी एंगल से यहाँ से लाइट रेज चले जाती है। बट मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन करवाने वाला हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट रेज जो है दूसरी मीडियम में जाएगी। देखो ये जो लाइन है नॉर्मल, इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैंने इसको आगे तक बढ़ाया तो लाइट रेज तो ऐसी जानी चाहिए थी, सीधी सीधी। अगर मैंने ऐसे करके लाइट रेज मारी है यहाँ पे टॉर्च, तो ये ऐसा सीधा यहाँ ऐसे जाना चाहिए था। बट ये ऐसे नहीं जाता, ये लाइट रेज जो है ये टुवार्ड्स दी नॉर्मल थोड़ी सी बेंड कर जाती है। ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये ऐसे जाने लग गई। तो जब ये नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर भी होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हमारी जिंदगी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लो जो बॉटम ऑफ टैंक है, बॉटम ऑफ टैंक समझते हो कि टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम है, वो ऊपर दिख जाता है हमें। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, अभी भी समझ नहीं आ रहा रिफ्रैक्शन क्या है, सही से समझा दो। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल पहला है कि बॉटम ऑफ टैंक, जो बॉटम ऑफ टैंक होता है वो रेज्ड हो जाता है। रेज्ड यानी कि ऊपर दिख रहा होता है। मतलब बॉटम ऑफ टैंक यानी कि टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास बाल्टी रखी हुई है और आपने बाल्टी ऐसे खाली रखी हुई है, तो जो नीचे बाल्टी की जो लेयर है, सबसे नीचे वाली जो सतह है उसकी नीचे, वो नीचे दिखेगी। जबकि अगर आपने मान लो पानी भर दिया तो वो जो सतह है बॉटम वाली वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से होता है। और एक और एग्जांपल है इसका कि जो, जैसे मान लो मैंने कोई चीज लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा दोस्त पागल है, मेरा दोस्त पागल है, ऐसे करके मैंने लिखा है। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसका साइज इतना है, ठीक है, ये जो लेटर्स लिखे हैं इसका साइज इतना है, छोटा छोटा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कांच की गिलास रख दूं और फिर मैं देखूं, तो जो मेरा लेटर है ना वो ऊपर आ जाएगा। बड़ा होगा छोटा होगा वो तो छोड़ दो, पर वो ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। यानी लेटर्स जो है, लेटर्स रेस्ड, जो लेटर्स है वो हमारे रेस्ड हो जाएंगे। और एक और एग्जांपल है कि आप ना एक काम करना, ग्लास लेना, आधा ग्लास पानी भरना और उसमें अपनी पेंसिल को डुबो देना। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पेंसिल का जो पानी में जो हिस्सा गया है पेंसिल का, वो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है। पेंसिल टेढ़ी नहीं होती है कि हम बोलते हैं अपने दोस्तों को, ओए पेंसिल टेढ़ी करके दिखाऊं, तो वो देखो पानी में डाल दिया, देखो टेढ़ी हो गई पेंसिल, है ना, मैं पेंसिल को तोड़ सकता हूँ, टेढ़ा कर सकता हूँ। एक्चुअल में वो रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है वो।
तो लेटर्स रेज हो जाते हैं एंड पेंसिल जो है पेंसिल डिस्प्लेस्ड हो जाती है, पेंसिल डिस्प्लेस्ड इन वाटर। और मान लो आपने नींबू पानी बनाना है, गर्मी का टाइम हो रहा है तो नींबू पानी बनाना होता है, तो अगर ग्लास है आप नींबू को लेना, नींबू बाहर होगा तो ठीक है, कोई उसका साइज सेम होगा, मतलब जो भी साइज है वो जैसे इतना छोटा नींबू है तो इतना छोटा दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसको आप पानी में डालोगे ना उस नींबू को, तो आपका नींबू बड़ा हो जाएगा। तो ये कोई जादू नहीं है कि नींबू बड़ा कर दिया, कि बाजार वाले ने नींबू दिया मैं इस नींबू को बड़ा कर सकता हूँ, तो उसको पानी में डाला तो बड़ा हो गया। तो जो लेमन है वो बड़ा हो जाता है, लेमन बड़ा हो जाता है, लेमन गॉट बिगर, लेमन बड़ा हो गया। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। अब भी समझ ही नहीं आ रहा रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप बता तो रहे हो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, एग्जांपल्स भी दे दिए इतने सारे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमें अपने आप समझ आ जाएगा जब जो चीज है, देखो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली क्या, मतलब पेंसिल आपने डाला तो जो पेंसिल है वो डिस्प्लेस हो गई, पेंसिल क्यों डिस्प्लेस हुई वो सारी प्रोसेस हम देखने वाले हैं अच्छे से, क्या क्या इसमें होता है सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे हम देखने वाले। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है, क्यों हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन डाल रखा है 10th क्लास के सिलेबस में, क्यों इनको चैन नहीं आता, रिफ्लेक्शन से लेकर के यहाँ ये खत्म नहीं कर सकते, चलो स्फेरिकल लेंस भी दे देते लेकिन यहीं पे चैप्टर खत्म कर देते, क्यों रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे फालतू में, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या, क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो भाई कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन के कॉज को जानते हैं थोड़ा, व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। तो अगर इसके कॉज की बात करें कि भाई रिफ्रैक्शन हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन, कॉज, व्हाट इज द कॉज, इसका कॉज ये है बिकॉज बिकॉज इसीलिए हो रहा है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक कंफ्यूजन लेके आते जा रहे हो। भाई देखो ये जो कॉज दे रखा है ना, आपको अगर समझना है तो पहले तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्यों, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाओगे ना तब आपको पूरी डिटेल में सारी चीजें एनालिसिस करके समझ आएगी, बट आपके सिलेबस में इतना ही समझाया गया है कि लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इसी वजह से जो रिफ्रैक्शन है उसकी फिनोमेना होती है। अब इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार ये अभी भी मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। आप रिफ्रैक्शन बता रहे हो, जैसे मान लो ये मीडियम 1 और 2 है, तो अगर मैंने वाटर नहीं लिया, अगर मैंने एयर नहीं लिया, बस मीडियम 1 और 2 लिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो रही है। देखो लाइट रेज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वही इंसिडेंस रे जैसे वहां पे रिफ्लेक्शन में थी ना वही। बट अब देखो ये जो रेज है इसको क्या कहते हैं पहले बताओ, ये इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, है ना, इंसिडेंट रे, और क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज निकली है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम कहते हैं एंगल आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एंगल कहा जाता है इसको। अच्छा अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है कि जो लाइट रेज है वो हो सकता है रेयर से डेंसर मीडियम में जाए या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। अरे भाई क्या है ये रेयर डेंसर क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा। देखो रेयरर मीडियम वो होता है, ध्यान से सुनना, रेयरर मीडियम कौन सा होता है, रेयरर, दो चीजों की बात करी मैंने, रेयरर यानी रिया वाला मीडियम है ना, रिया पे बहुत ध्यान है तुम्हारा। रेयरर मीडियम जो है वो ऐसा मीडियम होता है जहां पे, रेयरर मतलब क्या होता है पता है, रेयर मतलब हल्का, यानी कि हल्की जगह एकदम रेयर है वो, रेयर यानी कि वो मतलब रेयर नहीं कि मतलब यूनिक, रेयर मतलब हल्का है। तो अगर वो चीज हल्की है मतलब एकदम रेयर है, एकदम साफ सुथरी जगह है, वो घनी नहीं है उतनी,
मतलब सही है, तो फिर उसमें जो लाइट की स्पीड है वो फास्ट होगी, मतलब जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है, लाइट स्पीड जिसमें ज्यादा हो, ज्यादा हो। और डेंसर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड, देखो डेंस मतलब क्या होता है, डेंसर मीडियम, डेंस मतलब घना, घना यानी कि अगर मान लो बहुत घना जंगल है तो उसमें से आप जल्दी से निकल पाओगे क्या, नहीं। तो वैसे जब मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम, तो लाइट जो है उसको ट्रेवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो लाइट की स्पीड बेसिकली वहां कम हो जाती है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड, डेंस मीडियम यानी कि लाइट का जाना मुश्किल हो जाएगा, तो लाइट की जो स्पीड है वो उसमें कम होगी। अब यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि हो सकता है कि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, या हो सकता है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए। यानी सिर्फ दो ही तो पॉसिबिलिटी है, कि जो मीडियम वन है वो रेयर हो और मीडियम टू जो है वो डेंसर हो, या फिर मीडियम वन डेंसर हो और मीडियम टू रेयर हो। अब आप बोलोगे अच्छा दोनों रेयर हो गए तो तब कोई फिनोमेना नहीं होने वाली, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना है, यानी कि मैंने क्या बोला, इफ नो मीडियम चेंज देन नो फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन हैपन, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला भाई। अगर दोनों मीडियम सेम ले लिया, रेयर डेंसर तो लेना ही पड़ेगा भाई, तभी काम बनेगा। तो एक रेयर एक डेंसर लेना पड़ेगा, या फिर ये डेंसर ले लो या फिर ये डेंसर ले लो, बट दूसरे वाले को रेयर कर दो, तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होने वाली है। तो इसको हम समझते हैं कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाता है तो लाइट रेज कैसे बैंड करती है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट रेज किस तरह से बैंड करती है। तो टू पॉसिबिलिटी हमने समझी यहाँ पे, है ना। एक तो हो सकता है कि रेयर से डेंसर में जाए, एक हो सकता है कि डेंसर से रेयर में जाए। तो हम इसको देखते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं इधर, जिसमें रेयरर टू डेंसर, लाइट जो है रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है, और इस तरफ हम देखेंगे जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, देखो ये इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब समझ गए कि क्या, दो मीडियम को जो सेपरेट करता है। ये मीडियम नंबर, देखो मैंने बोला रेयरर से डेंसर आएगा, तो ये गया, ये रेयरर मीडियम होना चाहिए, फिर रेयरर मीडियम और ये डेंसर, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल प्लीज बिकम नॉर्मल। और ये प्रोसेस हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे भी इंटरफेस है, और अगेन ये इसमें बस अंतर ये है कि यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयरर मीडियम है, यानी कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और ये तो नॉर्मल है ही, दिस इज नॉर्मल। ये एंगल आई है, हमें पता है आई आई आई, ये एंगल आई है। अब क्या होने वाला है देखना ध्यान से, यहीं पे एक चीज है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होने वाली है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, देखो लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, इधर भी लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, पर ये इस तरह से जाती नहीं है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, और मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रेज जो है बेंड कर जाएगी, वही है रिफ्रैक्शन, है ना। तो रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट जब डेंसर मीडियम में जाता है रेयरर से तो ये इस तरफ आ जाता है, मतलब इस तरफ मूव कर जाता है, यानी ये जो है ये एंगल आर है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये तो ये वाली चीज ठीक है, लेकिन इसमें समझते हैं इसमें क्या होगा। इसमें डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये जाएगा ऐसे, ऐसे, तो इस तरह से जा रहा है, तो ये पूरा एंगल आर हो गया। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जब रेयर टू डेंसर जा रहा है तो रेस बेंड, रेस जो है बेंड हो जा रही है टुवार्ड्स दी नॉर्मल, देखो यहां जानी चाहिए थी पर नॉर्मल की तरफ मूव कर गई, ये पूरा नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ मूव कर गई, रेस जो है बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मूव कर गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, और डेंसर टू रेयर में क्या हुआ, देखो नॉर्मल इधर थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अवे मूव कर गई, नॉर्मल से अवे मूव कर गई, तो रेज जो रेज है वो बेंड कर गई, बेंड अवे फ्रॉम
नॉर्मल से अवे बेंड कर गई वो तो। ये क्या हो गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रोसेस हो रही है, क्या करवा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चंस देखते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा। तो ध्यान से सुनना। ये रेयर टू डेंसर की फिनोमेना समझ आ गई। बस आप एक याद रख लो, वो वाला अपने आप याद हो जाएगा। और मैंने यहीं से शुरुआत करी थी, अगर आपको याद हो, मैंने उसमें लाइट रेस, अगर पीछे आप नोट्स बना रहे हो तो आपने देखा होगा, पीछे देखना जा करके, कि मैंने उसमें भी लाइट रेस जो है इस तरफ मूव करा था, नहीं टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर को आप याद रखो, ये अपने आप याद हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। अच्छा, अब एक चीज यहां समझने वाली है कि अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होने वाला, यानी लाइट की जो रेज है वो बेंड नहीं होने वाली। यानी अगर नो मीडियम चेंज, तो एक आप लिख सकते हो स्टार बना करके, इफ नो मीडियम चेंज, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा, इफ नो मीडियम चेंज, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग भी नहीं होगी, तो यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन भी नहीं होने वाला फिर। मतलब मीडियम को अलग करो, दो अलग अलग मीडियम होंगे तभी जाकर के रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट रे जो है बेंड ही नहीं करेगी, तो क्या फिर क्या फायदा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी। अब आप बोल तो रहे हो कि रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, पता नहीं कैसे, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर। क्या मैं उसके अंदर चल करके देखूंगा, क्या हर बार मैं लाइट की स्पीड को, लाइट को उसमें से गुजार करके देखूंगा कि भाई अच्छा इसकी स्पीड ना अच्छी खासी है, सुंदर है, प्यारी सी, तो इसका मतलब ये ना रेयर मीडियम है, और इसकी स्पीड यहाँ पे खराब है मतलब कम है, तो ये ना डेंसर है। नहीं, इस तरह से नहीं करना। हमें एक मेजर क्वांटिटी, जैसे मान लो आपको पता करना है कि कौन कितना भारी है, तो आप क्या करोगे, उसको तोल लोगे और बोलोगे जो जितना किलो का है, जितना ज्यादा किलोग्राम है या फिर जितना ज्यादा ग्राम है, जितना वजन है उसका, उसका जो वेट है वो उतना ज्यादा है, यानी केजी जितना ज्यादा उसका वजन उतना ज्यादा। वैसे रेयर और डेंसर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे हम मेजर कर लेते हैं। जैसे अगर हमें वेट को मेजर करना है तो हम केजी में मेजर करेंगे, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक चीज होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां से हर साल सवाल तो आना ही है, तय है, मतलब हर साल सवाल आना यहाँ से। बाकी कुछ ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें जो सवाल आना तय है। अगर आप ये चाहते हो ना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं लाइट चैप्टर के, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मैं बता दूंगा उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और वैसे मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ आपको, अगर आप एपिसोड नंबर 1 से मेरे साथ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आर आई, और इसको हम दर्शाते हैं एन से। एन है ये, एन चुटिया वाला एन नहीं है, एन। एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये बताता है कि हाउ मच ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर ये क्या होता है, अभी तक तो डेंसर बोले थे, ऑप्टिकली कहां से आ गया रोने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। ऑप्टिकली मतलब होता है लाइट, बस। डेंसर रेयर मीडियम कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट में। लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं और ऑप्टिकली वहीं से वर्ड आया, तो इसकी क्या टेंशन लेनी। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कितना है डेंस वो बताएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, यानी कि एन जितना ज्यादा, एन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है, यानी कि उतना डेंसर, उतना डेंसर, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा वो मीडियम जो है वो डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मान लो 2 गुना बढ़ा है तो डेंसर भी उतना बढ़ जाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि मान लो मेरे पास ना 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, और यहाँ से रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक। बट यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद, शॉर्टकट में लिख देते हैं सबसे अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये एक टॉपिक है एक तरह से आप कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू। देखो मान लो मैंने आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालो विद रिस्पेक्ट टू 1, तो कैसे निकालोगे।
तो आप लिखोगे, ध्यान से समझना, इसको सीख लेना। देखो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n किसका निकालना है, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। आया समझ? यानी इसको n1 अपॉन इसको n12 कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो कि होता है, पहले 2 की बात करी तो n2 और फिर 1 की तो n1। ये चीज समझ आई? अब मान लो मैंने बोला कि मान लेते हैं आपका दोस्त का नाम है राजू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राजू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राजू, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी कोई भी मीडियम दे देते हैं, मैं भी समझाऊंगा, देखो अभी भी समझा ही तो रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राजू विद रिस्पेक्ट टू पूजा, मान लो ऐसा कुछ है, तो कैसे करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n ऑफ राजू विद रिस्पेक्ट टू पूजा, तो ये आ जाएगा n ऑफ राजू अपॉन में n ऑफ पूजा, उसको काम नहीं कोई दूजा, है ना। अब मान लो मैंने बोला कि आप मेरे लिए निकाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब जी मान लेना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर यानी कि W मान लेना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं लिखूंगा Ng अपॉन NW। अच्छा ये चीज आपको समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप मेरे को कमेंट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डी यानी डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये मेरे को कमेंट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी और W बराबर, मेरे को कमेंट करो क्या आएगा, क्या बट्टे क्या आएगा, कमेंट करो इसका आंसर, भाई पता तो चले कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, फिर मैं ही सीख रहा हूं बस। ऐसा ही एक और टॉपिक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, जब मैं एक मीडियम जो है उसमें एयर ले लूं, एयर या वैक्यूम। अब एयर या वैक्यूम क्यों ले रहा हूं, जो एयर या वैक्यूम है ना, उसमें हमें लाइट की स्पीड एक्चुअल में पता होती है, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चीज हमें पता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आए हैं, हर जगह से क्वेश्चन आए क्या, हाँ भाई आए, मैं क्या करूं, बोर्ड वाले दे रहे हैं तो मैं क्या करूं, CBSE वाले को यही काम है, तो करे क्या करे, अब हमें तो सब कुछ देखना होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब सैल्यूट करूं क्या, नहीं, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम, इफ मीडियम 1 एयर है या फिर वैक्यूम है, और एंड मीडियम 2, जो दूसरा मीडियम आप ले रहे हो वो एनी, कुछ भी हो सकता है, एनी मीडियम, कुछ भी, कोई सा भी मीडियम, ग्लास, कांच, राजू, पिंकी, कोई सा मीडियम ले लो, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कुछ फील नहीं आया कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला, क्या है इसका मतलब। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ रखी है, पहले बता रहा हूं, डेफिनेशन ये है इसकी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to air is called absolute refractive index। डेफिनेशन समझ आई? नहीं समझ आई मतलब, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा एग्जांपल लेते हैं तब समझ आएगा, देखना, मैंने मान लो आपको बोला कि मेरे लिए आप निकाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में निकाल दो, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यानी मैंने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, ऐसे ही दिखाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब एक चीज देखो समझो कि जो n है और Ng अपॉन Na अगर यहाँ पे, तो ये Va अपॉन Vg होता है, मतलब क्या बोला समझ ही नहीं आया,
देखो ध्यान से सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उतना ज्यादा वो मीडियम डेंसर होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाओ, उतना ज्यादा मीडियम डेंसर होता चला जाएगा, डेंस होता जाएगा मीडियम। मतलब अभी भी समझ नहीं आ रहा? देखो, जो जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड यानी v मान लो, v वो कम होते जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो n बढ़ा मतलब कि मीडियम डेंसर हुआ, डेंस मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट कम, v कम। तो इसका मतलब क्या ये है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, है ना? अच्छा, अगर ये है तो अगर इनके हम रेशियोज लेते हैं ना, n1 अपॉन n2, तो वो ऐसे आता है v1 और v2, यानी v2 ऊपर आता है और v1 नीचे आता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज है, 11th में बहुत काम आने वाली चीज याद रखना, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज है तो इसका मतलब n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 होता है। ठीक, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको उल्टा कर दिया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो v1 अपॉन v2 ले लेता, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो v2 अपॉन v1 ले लिया। तो अब देखो ng अपॉन na, तो जो यहाँ पे ग्लास है वो यहाँ आ जाएगा, बस वहां पे स्पीड आ जाएगी और ये एयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ? अब देखो, जो ग्लास जो होता है ना Ng, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें अभी पता नहीं है, पता नहीं है ऐसा मान लो, और सच्ची में वैसे पता नहीं है अभी। और जो एयर है, वो जो एयर का जो होता है वो 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो 1 होता है। वी नो, मुझे तो नहीं पता, वी नो मतलब हम ये जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, कम से कम एयर का तो याद करना पड़ेगा। एयर या वैक्यूम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है, तो Na की जगह 1 ले लेंगे हम। और जो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की, v तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये एयर में ये ग्लास में, तो एयर में जो होती है v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो होती है c, उसको c मान लेते हैं। ये कांस्टेंट होती है ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये भी हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको हम c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इन वैल्यूज को इसमें रखो, अगर इन वैल्यूज को इसमें रखोगे तो आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और एयर का तो 1 हो गया, इस वैल्यूज को लेते चल रहा हूँ, इज इक्वल टू एयर जो है वी एयर कितना आया वो सी है, वो कांस्टेंट है जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और ग्लास में स्पीड वी जी है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो जी, ये ग्लास है, ये ग्लास है, अगर कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम है, मान लो उसमें वो जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और c तो यहाँ पे हमेशा रहने वाला है क्योंकि c तो कांस्टेंट नंबर है, और जो v है वो भी यहाँ रहने वाला है। v जो है वो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया n बराबर c अपॉन v, यानी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c अपॉन v होता है। n क्या है? n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और v क्या है? v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v है। तो ये फॉर्मूला आ गया n बराबर c बाय v। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही ना, तो जो फाइनल फॉर्मूला आता है ना उसको आप ध्यान से देख लो, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी सवालों में, ऐसा नहीं है। तब भी आपको सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से सारे सवाल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, इसका मतलब जो मीडियम है वो ज्यादा ही डेंसर होगा, डेंसर मीडियम होगा, है ना? ठीक है, तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखना। अब ये चीज जब हमारे दिमाग में है तो एक एग्जांपल लेते हैं ग्लास और वाटर का, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मेरे को बताना। ये याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम और उतना मीडियम डेंसर, है ना? ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ग्लास और वाटर का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक जगह वाटर रखा है और एक जगह मेरे पास ग्लास रखा है। तो जो वाटर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, और जो ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो
1.5 होता है। अच्छा, तो इससे क्या समझू मैं, इससे ये समझना है कि मैंने क्या बोला था अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना वो मीडियम डेंसर। तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये कि ये है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी ये ज्यादा डेंसर होगा, यानी ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। और अगर ये डेंसर है तो ये ऑटोमेटिकली रेयरर है, रेयरर। अच्छा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, जितना घना उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा ना। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लेस, कम होगा। इसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा। अगर आपको सिर्फ ये चीज समझ आ रही है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, फिर टेंशन मत लो। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने बोला था कि फॉर्मूला होता है n बराबर c बाई वी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे n बराबर c बाई वी लिखो। बट जो n है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका लोगे, वाटर का। और v वाटर क्या है, v तो वाटर, वो तो ये फॉर्मूला आ गया, मतलब इसका यहाँ पे फॉर्मूला यही है, बस उसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे n बराबर cv, अब क्योंकि यहाँ पे ग्लास का है तो g लगा दिया और यहाँ भी g लगा दिया। अब ये वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए या कुछ भी हो, या फिर एक्स भाग जाए, कुछ भी हो, लेकिन एक्स भाग जाए तो मजा है ना, मतलब कोई भी भाग जाए कुछ भी हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n बराबर c अपॉन v। अब हमने पूरा रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, पूरी की पूरी चीज समझ ली। बट हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो देखा ही नहीं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं इतनी देर बाद क्यों समझा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बहुत आसानी से समझ आने वाला है। पहला लॉज तो कोई भी समझाता है, कोई भी समझ भी लेगा बड़े आसानी से, लेकिन दूसरे में बहुत दिक्कत होती है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सवाल आ रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज तो नहीं पूछते वो इतनी जल्दी, क्योंकि भाई वो तो 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, नंबर 1 देखो, पहले मैं इधर बना देता हूँ, एक मीडियम 1 बनाया, एक मीडियम 2 बनाया, तो यहाँ से नॉर्मल जाता है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जूम 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 जूम। ओके, तो अब देखो ध्यान से सुनना कि ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है एन, नॉर्मल, नॉर्मल लाइज ऑन, ये सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन, ये वाला प्लेन है इसमें होते हैं। और ये मैंने पहले बताया था कौन सा प्लेन होता है, ये वाला होता है ना, ऑन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैं समझाऊंगा, पहले लिख लेना। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनना है इस लॉज को, दूसरे वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है वो, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ध्यान से सुनना, मतलब ये कह रहे हैं कि मीडियम 1 और 2 अगर ये मीडियम सेम है, मान लो ये मैंने ग्लास ले लिया और ये मैंने वाटर ले लिया, ऐसा मान लो कि ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम बेसिकली सेम है, सिर्फ ग्लास और वाटर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है, मतलब एयर मत ले लेना या फिर कुछ और, मतलब डायमंड वगैरह कुछ और मत लाना, सिर्फ ग्लास और वाटर ही रखना। गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है वो सेम है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पेयर ऑफ मीडिया के लिए, गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आई, और आई का साइन यानी कि साइन आई, साइन आई, और
टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब इसका रेशियो किससे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर। तो साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ये कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट क्यों है ये मेरे को समझाओ एक बार, मुझे समझ ही नहीं आता हम कैसे समझा दें। देखो जो साइन होता है और साइन आई अपॉन साइन आर, देखो साइन आर चेंज हो सकता है, साइन आई चेंज होगा तो साइन आर भी चेंज होगा, मतलब क्या कह रहे हैं समझ में। देखो अगर आई चेंज हुआ, आई एंड आर कैन बी चेंज, हाँ आई और आर चेंज हो सकता है। मतलब मान लो आपने आई जो है, मान लो दूसरी बार आपने लाइट यहां से फेंका तो आई बढ़ जाएगा आपका, आई बढ़ जाएगा तो आर भी चेंज होगा बेटा, फिर आर भी चेंज होगा। फिर अगर आई बढ़ाओगे तो आर भी चेंज होगा, आई चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, आई और आर चेंज हो सकता है। बट जो साइन आई है, आई का जो साइन है और उसका रेशियो लोगे आर के साइन से, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब ऐसा क्यों है, क्यों कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये जो है ये इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के। अच्छा, और 1 2 को हम क्या लिखते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन में 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई हमें। और ये हमें पता है कि n2 अपॉन n1 जो है वो v1 अपॉन v2 के बराबर होता है। इसी से आपने कितने सारे फॉर्मूले निकाल दिए हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। पहले तो ये समझो कि ये जो जो दूसरा वाला जो लॉ है इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स का नियम। अच्छा, तो इसमें चीज ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, जो कि n2 अपॉन n1 होगा और v1 अपॉन v2 होगा। देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन लेना। मतलब अगर गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम है, मीडियम को तुम चेंज नहीं करते, अगर मीडियम चेंज मत कर लेना, मीडियम को चेंज नहीं करना, पहली कंडीशन, गिवन पेयर ऑफ मीडिया लिखा है। अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे तो अगर तुम 1 वाले का इंसिडेंस लोगे और इसमें रिफ्रैक्टेड लोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि वो n2 अपॉन n1 होगा, ये लिखा है n2 अपॉन n1। अब जो n2 है इसका जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो फिक्स रहेगा ना, वो हमेशा सेम रहता है। और जो n1 है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 वाले का, ये भी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है n1, इसका क्या है n2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कितना था याद है आपको, ये 1.33 था और ये कितना था याद है आपको 1.5। तो अगर ये 1.5 था यानी कि ये दोनों जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। और v1 अपॉन v2 n2 अपॉन n1 v1 अपॉन v2 के बराबर होता है कि नहीं, अभी तो देख के आ रहे हैं चीज, तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम सिर्फ ये ले लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसमें से सिर्फ ये ले लेते हैं n2 अपॉन n1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा n1 मल्टीप्लाई साइन आई आएगा इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई साइन आर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। यानी ये फॉर्मूला क्यों आया, ध्यान से सुनना। इसका मतलब अब हमारे लिए बहुत आसान काम हो चुका है अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो, क्या कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो एंगल है साइन, इसके एंगल का साइन और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल आएगा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो एंगल का जो साइन है उसके, n1 इंटू साइन आई, n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, है ना, समझ आया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, बस ये याद रखो आप, आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ये वाली चीज ऊपर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ये वाली याद रखो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और 11th क्लास में तो बहुत काम है, आप 11th के लिए पढ़ा रहे हो क्या, बार बार 11th की बात, 11 12 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो बहुत मतलब अभी से बेसिक तैयार होगा ना तो आगे जाके भी आप कर पाओगे उसमें।
बाकी 10th में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि यहां से भी सवाल है, आपको सवाल दिखाऊंगा मैं, तो आपको सारे के सारे सवाल समझ आएंगे कि सवाल है क्या। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये तो सबसे पहले दे रखा है एनसीईआरटी में, आप अभी पढ़ाने जा रहे हो हैं, क्योंकि अब बड़े आसानी समझ आने वाला है आपको। देखना ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, अब बहुत आसानी समझ आएगा आपको। तो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, मान लो आप ग्लास स्लैब समझते हो क्या होता है भाई। ग्लास स्लैब यानी मोटा सा एक ग्लास जैसा, मतलब रेक्टेंगुलर एक मोटा ग्लास होता है, साइंस लैब में आपको दिख जाएगा। अगर ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से मोटा हो रहा है, थोड़ा सही से बनाओ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर सीइंग मिस्टेक। अब देखो ध्यान से, ये ग्लास स्लैब है, तो ये ग्लास मीडियम है, ये मीडियम है ग्लास, और ये है एयर। ये मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ये एयर जो है वो रेयरर मीडियम होता है, रेयरर, क्योंकि लाइट की स्पीड अच्छी खासी होती है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर। तो अब देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल खींच दी पहले, क्योंकि मैं इंसिडेंट रे लेकर के आऊंगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इस तरह से, बट ये गया कैसे, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर गया, नॉर्मल की तरफ, और फिर ये आगे इसको लेकर के गए, और आगे और आगे गया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है ना इसीलिए, और यहां से भी मैं एक नॉर्मल डालूंगा, यहां से एक नॉर्मल डाला मैंने। अब जब डेंसर, ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये रेयरर मीडियम है, बाहर तो एयर है ना, ये डेंसर है। तो अब देखो डेंसर से, डेंसर मीडियम में लाइट आई, तो डेंसर से अब रेयरर में जाएगी, रेयरर में जा रही है कि नहीं, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, बट ये जाएगी ऐसे, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, और इसको हम बोलेंगे इमरजेंट, इमरजेंट, क्योंकि बाहर निकली है ना, इमरजेंट, इमर्ज हुई है बाहर, इमरजेंट रे। और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ई। अब यहाँ पे दो चीजें बस जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, पहली चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, बस यही है, इससे अलावा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं इसके बाहर से, बस ये चीज याद रखनी है। पहली चीज ये है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आर, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, जो वो ना पैरेलल है, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है इमरजेंट रे के, पैरेलल टू इमरजेंट रेस। जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है पैरेलल है। और एक और चीज, जो एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर है, इसको याद रखना, बस यही चीजें जो याद रखनी है आपको, और कुछ याद नहीं रखना ग्लास स्लैब वाले पोर्शन में। आपको अगर इतना आप कर ले रहे हो तो आपके लिए बहुत है, ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत है। अब ना हमारा सारा का सारा जो भी टॉपिक्स है, इससे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जितना भी स्फेरिकल लेंस, सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे हम हर बार न्यूमेरिकल्स करते आ रहे थे, क्वेश्चंस करते आ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं अभी। तो क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं जादू से, जूम। देखो क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ रखा है, लो आ गया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 का सवाल अभी अभी जस्ट आया हुआ है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो आप खुद ही लिख लोगे, है ना, इसके लिए थोड़ा मैं करवाऊंगा, अभी जस्ट लिखवाया था वो तो मैंने। तो बी वाले में क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं या तो ये करो या ये करो, दोनों में से एक करना था, दोनों ही 2 मार्क्स का है। तो अगर आपने बी वाला करा तो डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो आंसर है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप मेरे को कमेंट करोगे, क्योंकि एक लाइन का आंसर है इसका, डेफिनेशन इसकी सिर्फ एक लाइन की है, आप मेरे को कमेंट करोगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हार्ट मिलेगा आपको। एंड अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। अच्छा जैसे ये बोल रहे हैं वैसे कर लो। मान लो मैंने मीडियम लिया और एक वैक्यूम लिया और एक ग्लास लिया, तो ये कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो वैक्यूम से ग्लास में एंटर कर रही है। अच्छा वैक्यूम यानी कि रेयरर मीडियम, ग्लास यानी डेंसर मीडियम, तो ये
नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, ठीक है। कह रहे हैं वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, किसका? वैक्यूम टू ग्लास टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्योंकि भाई वैक्यूम का तो हमें पता है ना ऑलरेडी क्या होता है, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में पता करनी है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि हमें वी ग्लास पता करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अरे भाई तुम नहीं देते ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तब भी हमें पता था, इतने हम महान हैं, हमें सब पता है। तो हमें सी दे रखा है बेसिकली इन्होंने, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में। तो है ये। तो अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, एन बराबर सी बाय वी, और क्योंकि ग्लास की बात कर रहे हैं तो जी लगा दो। तो 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन में वी जी निकालना है, वीर जी यानी मेरा भाई, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 3, देखो वी जी बराबर 3 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, 1.5 टू टाइम्स कट गया, तो वीर जी मेरा भाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आगे आंसर इतना सा था, करना था है क्या है इसमें, डिफाइन कर दूंगा मैं, उसमें क्या है, एक नंबर डिफाइन करने के मिल गए। फिर इसके बाद मैंने ये निकाला, स्पीड निकाली ग्लास में, तो मेरे को 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 आ गया, और इसके बाद एक और नंबर मिल गया, तो 2 मार्क्स आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसको लेकर के आते हैं। जूम है क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा, भाग यहाँ से। है ये क्या है, भागने के लिए कह रहे हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं आ रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 लेके आना मुझे, जादू फिर से जूम। यार आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 2? अच्छा, लग रहा है टाइम हो चुका है एपिसोड खत्म होने का, क्योंकि देखो कितना अच्छा है हमारा व्हाइट बोर्ड, खुद बता देता है कि ये अब टाइम हो चुका है, तुम भागो यहाँ से, मतलब अब तो ज्यादा मत पढ़ो, तो ये पागल कर देगा, ये जो तुम्हारा पंकज मास्टर है पागल कर देगा ये। तो इसीलिए हम अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन को देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब मैं अगले एपिसोड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा तो साथ में कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी ले लूंगा, जो आपके 9.1 9.2 करके एग्जांपल्स दे रखे ना, उसको भी ले लूंगा, उसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए अब हमारे व्हाइट बोर्ड ने कह दिया है कि जाना है, भागना है यहाँ से, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो इसीलिए अगर आपको लाइट चैप्टर के बाकी एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ, आ जाओ जल्दी से।